आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की और हम डिराइव करेंगे एक इक्वेशन जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम देखें तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन गुल्डबर्ग और पीटर वेज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1864 में इसको सबसे पहले इसके बारे में बात की और इस लॉ को पेश किया। इस लॉ के मुताबिक जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी। ऑब्वियस बात है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्टेंट के मास पे डिपेंड करेगी, ये भी ऑब्वियस बात है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जो बात याद रखनी है कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगी। अब स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का मास होता है वो सारा का सारा मास एक्टिव मास नहीं होता। एक्टिव मास वो होता है जो उस टाइम पे एक्टिव हो, जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकता हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं कि मैं 10 ग्राम किसी भी रिएक्टेंट का लेता हूं, उसको रिएक्ट करवाने की कोशिश करता हूं, तो वो सारा का सारा 10 ग्राम एक्टिव मास नहीं है, वो उसका मास है। हो सकता है 9 ग्राम जो उसका मास हो वो एक्टिव मास हो। सो ये जो 9 ग्राम है ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, वो भी उसके एक्टिव मास के साथ, और आपको प्रोडक्ट्स देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? जाहिर सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन फिर एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो यहाँ पे हम दो बातें करेंगे। एक हम बात करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, जो कि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। फिर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, जो कि मजीद एक्टिव मास ऑफ रिवर्स रिएक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट बन जाते हैं तो वो उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। सो स्टूडेंट, अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ते हैं। इस लॉ के मुताबिक आप देखिए इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें कि रेट जिससे सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम लेते हैं रिएक्शन, देखें इससे आपको क्लियर हो जाएगा। A प्लस बी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है और वो रिएक्ट करके बना रहा है C और D। अब अगर मैं बात करूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखें, रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के बराबर है। अब स्टूडेंट, एक्टिव मास असल में क्या होता है? उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसके यूनिट होते हैं। सो हम उसको लिखते हैं, देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, ये एक्चुअली आपका एक्टिव मास इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं A को यहाँ पे लिख दूं तो इसका मतलब ये A के एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब क्योंकि इसका हमने प्रोडक्ट लेना है, हमने लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, तो इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पे आप प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दें, और B का एक्टिव मास आपने लेना, तो ये B का एक्टिव मास आ गया। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो A और B के एक्टिव मास पे डिपेंड कर रहा होगा। सो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया। इसी तरह स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो वो क्या होगा? उस पे वो अब आप समझ जाएंगे, जिसको हम RR से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज योर RR, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्टिव मास ऑफ C के एंड एक्टिव मास ऑफ D के। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि पिछले जो मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन बताया तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि वहाँ पे कोफिशिएंट्स आते हैं। सो यहाँ पे A और B के साथ A कोफिशिएंट, B कोफिशिएंट जो कि बैलेंसिंग के लिए आते हैं, यहाँ पे C और D। तो इसका स्टूडेंट क्या बनेगा? ये उसकी पावर में आ जाते हैं। सो A एक्टिव मास ऑफ A पावर A, एक्टिव मास ऑफ B पावर B, एक्टिव मास ऑफ C पावर C एंड एक्टिव मास ऑफ D रेज़्ड टू पावर T। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक काम करने जा रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं। तो आप जानते हैं जब हम इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। सो अब हम इसको इक्वेशन को देखें, ऊपर वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं मैं यहीं पर आपको करके बता देता हूँ। इसको हम सेपरेट यहीं पर ही कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको एक कंफ्यूजन ना रहे। RF हम लिखेंगे और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन में हटा दिया, इक्वल लगाया, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसको हम KF कह देते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है उसका कांस्टेंट है। इसको दे सकें स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इक्वेशन पे भी लिख सकता हूँ, ये आपका KF है। KF मतलब फॉरवर्ड की जानिब जो कांस्टेंट है, और बाकी चीज़ें वैसी आ जाएंगी। A रेज़ टू द पावर A आ जाएगा एंड B रेज़ टू द पावर B आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो इक्वेशन बनेगी RR, उसको हम लिख देते हैं RR। वो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट? यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट KR, और ये किस पे डिपेंड करेगा? C रेज़ टू द पावर C एंड D रेज़ टू द पावर D। होपफुली स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्या किया, दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड को और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को मजीद उसको एलेबोरेट करके लिखा। इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, कुछ हम ऐसा भी इसको कह सकते हैं। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन में, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है,
और इक्विलिब्रियम पे हमने पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो एट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आर एफ मस्ट बी इक्वल टू आर आर, फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। अब इक्वेशन नंबर 1 से आप आर एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर एफ की जगह हम लिख सकते हैं के एफ, देखें ए रेज टू पावर ए था, एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू पावर ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू पावर बी, और इसको इक्वल कर दें आर आर विच इज एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू पावर सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू पावर डी। यहाँ पे आएगा के आर भी आएगा स्टूडेंट, ये के आर। अब स्टूडेंट आप क्या काम करें कि ये जो कांस्टेंट है इसको एक तरफ कर दें और जो आपकी दूसरी वैल्यूज हैं एक्टिव मासेस हैं उनको एक तरफ कर दें। सो हम उस क्वेश्चन लिखते हैं कि के एफ ओवर के आर आपने एक तरफ कर दिया इक्वल टू ये आपके आगे प्रोडक्ट्स, उसकी रेज टू पावर सी था, डी रेज टू पावर डी था, और नीचे क्या आ गया रिएक्टेंट्स, यानी ए रेज टू पावर ए था और बी रेज टू पावर बी था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि के एफ और के आर ये दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों कांस्टेंट फर्ज कर लो, एक की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू 2 है, तो इनको आप डिवाइड करें 6 डिवाइड बाई 2 तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। 3 एक और कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट जब डिवाइड हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी एक और कांस्टेंट आता है। क्योंकि स्टूडेंट ये कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे आ रहा है तो हम इसको नाम देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, और इसको हम के सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपने याद रखना है। हम यहाँ तक इसको डिराइव करते हैं तो अब हम बात करने लगे हैं के सी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें स्टूडेंट देखें ऊपर क्या है प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये आ गया सी रेज टू द पावर सी, डी रेज टू द पावर डी, और नीचे कौन आते हैं रिएक्टेंट्स, जिसमें ए रेज टू द पावर ए एंड बी रेज टू द पावर बी। तो प्रोडक्ट्स ऊपर हैं, रिएक्टेंट्स नीचे हैं, तो यानी स्टूडेंट ये आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आ गए आपके प्रोडक्ट्स, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स आते हैं नीचे। कुछ हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हैं और ये आपको रिएक्टेंट्स के बारे में बता रहे हैं। तो स्टूडेंट ये है केसी जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ईच रेज़ टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट केसी को हमने कैसे डिफाइन किया, जो हमने इक्वेशन डिराइव की, यानी देखिए मैं अभी आपको दोबारा समझा देता हूँ। केसी हमने बताया कि क्या है कि प्रोडक्ट्स की जो है सी और डी, उसकी हमने कोएफिशिएंट लिख दिए इसकी एक्सपोनेंट में यानी पावर में, और ए रेज़ टू पावर ए और बी रेज़ टू पावर बी लिखी, राइट। अभी यहीं से आप समझ जाएंगे कि क्या है केसी की। एक तो बात पहली कि रेशो है, किसकी रेशो है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये देखें ऊपर आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसकी ये रेशो है, रेशो मतलब डिवाइड हो रहा है। ईच रेज टू द पावर इक्वल टू कोएफिशिएंट इन बैलेंस, जिसमें पावर क्या बन चुकी है आपकी कोएफिशिएंट बन चुकी है। सो स्टूडेंट ये जो सी डी, ये जो स्मॉल सी और स्मॉल डी, इसी तरह स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये आपके क्या हैं, कि आपके एक्चुअली कोएफिशिएंट है जिसको हमने क्या बना दिया हुआ है, पावर बना दिया हुआ है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।